नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जीवन के बारे में या लाइफ के बारे में, जो एक मूवमेंट है सुख और दुख के बीच में या प्लेजर और पेन के बीच में। प्लेजर और पेन तो एक चरम अवस्थाएं हैं, लेकिन सामान्यतः सुख और दुख के बीच में छोटे मोटे सुख, छोटे मोटे दुख, एंजाइटी जो बहुत चरम पर नहीं पहुंचते, जो भावनाएं बहुत चरम पर नहीं पहुंचती। तो कुल मिलाकर जीवन यही है, जो प्लेजर और पेन के बीच का मूवमेंट है। और हमने उसके पिछले वाले वीडियोस में ये भी बात कही थी कि जिनको भी हम फीलिंग्स समझते हैं, भले ही वो फीलिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी लगें। अगर प्रेम की फीलिंग है तो शायद मुझे वो जीवन से बड़ी लगती है। अगर नकारात्मक दिशा में देखें तो अगर किसी कुंठा, किसी द्वेष, किसी क्रोध, किसी के खिलाफ कुछ फीलिंग है या वायलेंस या नफरत की फीलिंग है, तो वो भी वो भी कुछ बड़ी लगती है, मुझसे कुछ बड़ी लगती है। तो भले ही हम फीलिंग को बड़ा या छोटा समझें, या नॉर्मल स्तर पर जो हमारे दैनिक सोच विचार होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो सब थॉट हैं, क्योंकि थॉट आता ही है मेमोरी से। और मेमोरी कैसे बनती है? जो हम अनुभव करते हैं वो सारे अनुभव कुल जमा होकर नॉलेज बनाते हैं या ज्ञान बनाते हैं, जो हमारे ब्रेन सेल्स में दर्ज हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, और वो मेमोरी बन जाती है। और वो मेमोरी या वो स्मृति ही प्ले आउट करती है। इसीलिए हम देखेंगे कि भावनाएं हमेशा ट्रिगर होती हैं। कुछ होता है, फिर वो भावनाएं उठती हैं। एज इट इज, या खुद में भावनाएं कुछ नहीं होती। भावनाएं हमेशा ही किसी बाहरी परिस्थिति से, जो मेरे बाहर की परिस्थिति है, उसी से प्रकट होती हैं। क्योंकि जो बाहर की स्थिति है उससे जुड़ी हुई स्मृति मेरे ब्रेन सेल्स में रिकॉर्डेड है। तो वो स्थिति जैसे ही वापस से आएगी तो मेरी जो स्मृति है वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो फीलिंग पैदा करेगी। तो इसको भी हमने काफी विस्तार में कवर किया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले सबसे जरूरी चीज यह है कि हम इन चीजों को सिद्धांत ना बनाएं या थ्योरी ना बनाएं, थ्योराइज ना करने लगें कि नहीं ऐसा है, अच्छा, अच्छी बात है। इन चीजों को देखना होगा। जब तक हम इसे देख नहीं पाते, और देखने का मतलब वो फैक्ट नहीं होता, वो तथ्य नहीं होता। जैसे अभी सूर्य उगा हुआ है तो ये एक फैक्ट है, इसमें मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मैं इसे देख पा रहा हूं। ये जब तक वैसा फैक्ट नहीं हो तब तक आगे की बातें सिर्फ बातें होंगी। तो दोस्तों, जब ये बातें हमने कर ली, तो अब अगर इसी चर्चा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखें, जो हम कह रहे हैं कि जीवन प्लेजर और पेन, सुख और दुख के बीच का मूवमेंट है। तो अगर हम देखें कि इस मूवमेंट में, और शायद हमने ये इंगित भी किया था कि ये मूवमेंट ही टाइम है, क्योंकि किसी भी प्रकार का मूवमेंट टाइम होता है। वो बाहर का जो मूवमेंट है, बाहर के ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट या एक जगह से दूसरी जगह में जाने के बीच का जो अंतराल है, उसे ही तो हम टाइम कहते हैं। और वही चीज इनवर्डली अप्लाई होती है। जो हमारा मूवमेंट है एक भावना से दूसरे भावना के बीच का, वो भी टाइम ही है। भले हम उसे टाइम की तरह परसीव नहीं करते, लेकिन वो भी टाइम ही है, क्योंकि हम बाहर टाइम में रहते हैं, इसलिए हम अंदर भी टाइम में रहते हैं। और ये एक भावना से दूसरे भावना में मूवमेंट क्यों प्रतीत होता है, क्यों हम मूवमेंट प्रतीत करते हैं, और ये मूवमेंट क्यों प्रतीत होता है, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। क्योंकि हम एक जैसा महसूस नहीं करते, हम अलग अलग तरह की अनुभवों से गुजरते रहते हैं। एक ही दिन में कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं, या अगर हम कई दिन ले लें, कई महीने ले लें, तो कई तरह के उतार चढ़ाव से हम गुजरते हैं। और ये उतार चढ़ाव प्रतीत ही क्यों होता है? आंतरिक रूप में। अगर हम बाहरी रूप में कोई काम करते हैं, जैसे अगर मुझे कोई बहुत ही नॉर्मल सा काम ले लें, हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं या नहाते हैं, उसमें तो ऐसा कोई हम उतार चढ़ाव महसूस नहीं करते। वो भी टाइम लेता है, बाहर की कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी टाइम लेती है। लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि अच्छा उस दिन मैंने क्या ब्रश किया था, आज मैंने उतना अच्छा ब्रश नहीं किया। क्या हम ऐसा सोचते हैं? स्वाभाविक रूप से हम ऐसा नहीं सोचते। कोई भी जो बाहरी एक्टिविटी है
जो एक तरह से हम कहें कि मेरी बॉडी मेमोरी हो चुकी है, मेरे स्मृति में, और मुझे एग्जैक्टली पता है वो कैसे करना है, और उसमें कोई भावना का हस्तक्षेप नहीं होता, तो उसमें मुझे टाइम का भी सेंस नहीं होता ना, उसमें कोई उतार चढ़ाव महसूस करता हूँ। मैं अपने दैनिक जो काम है वो मैं कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं किसी तरह का उतार चढ़ाव महसूस नहीं करता जो मैं बाहरी काम करता हूँ, और खासकर उन कामों में जिसमें भावना का कोई स्थान नहीं, बहुत ही नॉर्मल से काम, सुबह उठकर कपड़े पहनना, बाहर ऐसे ही घूमने चले जाना, तो जिस भी काम में कोई बहुत ज़्यादा या कम भावना नहीं है उसमें हम कोई मूवमेंट नोटिस नहीं करते। लेकिन अगर भावना एसोसिएटेड है, फीलिंग एसोसिएटेड है, थॉट एसोसिएटेड है, तो उसमें हम मूवमेंट महसूस करते हैं। जैसे मैं हफ्ते भर काम करता हूं तो वीकेंड में जो रिलैक्सेशन होती है वो मैं महसूस करता हूं, तो इसीलिए मैं हर वीक के बाद वीकेंड का इंतजार करता हूं, अगर मैं कामकाजी व्यक्ति हूं। अगर आप उम्र के किसी और पड़ाव पर हैं, अगर आप छात्र हैं, तो एग्जाम जब पास आ रही है तो उसकी आप नर्वसनेस महसूस करेंगे, वो जब एग्जाम खत्म हो जाएगी तो रिलीफ महसूस करेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो वही बात है, अगर आपके घर में सब चीज़ ठीक है तो आप खुशी महसूस करेंगे, और आपके घर में आपके बच्चों से नहीं बन रही या कुछ आपके मुताबिक नहीं हो रहा, तो आप फिर वो महसूस करेंगे। तो चाहे जिस भी तरह से मैं इसे समझाना चाहूं, लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है, और कि अगर फीलिंग एसोसिएटेड है, थॉट एसोसिएटेड है, तो वो हमेशा ही मूवमेंट प्रतीत होता है। लेकिन अगर फीलिंग एसोसिएटेड नहीं तो वो मूवमेंट प्रतीत नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि कुछ मूव हुआ है, वो बस हो गया है, वो काम बस हो गया है। जैसे कि बहुत ही नॉर्मल, आप सुबह उठकर ब्रश करने का एग्जाम्पल ले लें, सुबह उठकर जो भी आपके एकदम नॉर्मल से काम है उसमें कोई वो तो काम बस हो जाता है। तो अगर हम देखें तो मूवमेंट टाइम है, हम इनवर्डली बात कर रहे हैं, और मूवमेंट कब कब प्रतीत हो रहा है, जब थॉट है। तो इसीलिए हम कहते हैं थॉट इज टाइम। और हम न सिर्फ बाहर के कामों में, तो हम टाइम को किस लिए यूज करते हैं, मेजर की तरह हमें टाइम को लाना पड़ता है, क्योंकि हमें मेजर करना है। नहीं तो हम कैसे मेजर करेंगे कि मुझे यहां से ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो मेजर है। लेकिन अंदर तो कुछ मेजर नहीं करना, मुझे ये तो मेजर नहीं करना कि आज मैं इतना दुखी हूं या आज मैं इतना सुखी हूं, कल मैं उससे कम दुखी या सुखी हो जाऊंगा। सुख या दुख का क्या मेजर है, क्या कोई मेजर है? जैसे कि हम बाहर की दुनिया में कहते हैं डिस्टेंस का मेजर है, किलोमीटर, मीटर, माइल, जो भी कहें, हर चीज का मेजर है बाहर। लेकिन जो हमारी भावना है, क्या उनका कोई मेजर है? उनका तो कोई मेजर नहीं, मैं उसे बस महसूस कर लेता हूं। तो जहां पे मेजर की जरूरत ही नहीं वहां टाइम की भी जरूरत नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं मूवमेंट महसूस करता हूं। क्यों? क्योंकि उससे फीलिंग एसोसिएट हो जाती है। और अगर हम देखें तो फीलिंग भी क्यों एसोसिएट होती है? क्योंकि मैं कहीं पहुंचना चाहता हूं, कोई मोटिव है, मैं कुछ चाहता हूं। तो ये चाहना ही, अगर मैं कुछ चाहूं ही नहीं, अगर मैं इस तरह से देखूं कि मेरे अंदर कोई मोटिव नहीं, इनवर्डली, बाहर के कामों में सही बात है, मोटिव तो बिल्कुल क्लियर समझ आता है, मैंने कोई काम शुरू किया, वो काम मुझे खत्म करना है। लेकिन अंदर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मुझे वैसा महसूस कर रहा है, ये मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, मुझे अच्छा महसूस करना है। क्योंकि वो मोटिव जुड़ जाता है, इसीलिए ये मूवमेंट प्रतीत होता है। और मोटिव क्यों जुड़ता है? क्योंकि भावनाएं हैं। तो ये सारी चीजें हम देखें, हम शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, मोटिव, भावनाएं, लेकिन ये सब एक ही है। मोटिव भी एक भावना ही है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, जिसे हम मोटिव कह रहे हैं, वो भी तो भावना ही है, वो भी तो थॉट ही है। तो वास्तविकता में देखें तो ये तथ्य है, लेकिन क्योंकि हम इंजीनियर नहीं हुए इस ढंग से चीजों को देखने का, हम इंजीनियर हुए हैं सब चीज को बाहरी दृष्टिकोण से ही देखने का, तो ये चीजें उतनी स्पष्ट नहीं होती हमारे लिए। लेकिन ये जो तथ्य है, अगर हम इस तथ्य को देख सकते हैं तो इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसके जो असर हैं, या इसका जो रिजल्ट है, वो बहुत ही क्रांतिकारी है। तो हम अगर देखें कि टाइम कब है, जब उसके साथ फीलिंग एसोसिएटेड है। इसका तथ्य हमने देखा, फीलिंग, मोटिव, आप जो भी कर लें,
वो एसोसिएटेड है, तभी टाइम है। और फीलिंग क्या है? मेमोरी है, स्मृति है। मेरे जो इकट्ठा स्मृति हैं, जो मैं कहूँ, अब समय का तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है बोलचाल की भाषा में, समय के क्रम में इकट्ठा हुए हैं, और उसी स्मृति के आधार पर मैं फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, भविष्य को सोच रहा हूँ कि अच्छा कल मुझे जाना है। अगर मेरे दिमाग में सिर्फ ये आए कि कल मुझे कहीं जाना है और उसके पीछे कोई फीलिंग ना हो, तो उसमें कोई टाइम का सेंसेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि अच्छा मुझे ये करना है, अगर ये ना हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। अच्छा अगर ये ना हुआ तो शायद मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो जाए, या ये हो गया तो मेरे लाइफ में तो बड़ा सुख आ जाएगा और मैं बड़ा अच्छा अनुभव करूंगा। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो फीलिंग एसोसिएट होती है, तो फिर हम कहते हैं टाइम आ गया। तो अगर हम फीलिंग को हटा दें तो टाइम है ही नहीं, या तो अगर हम फीलिंग के साथ देखें तो टाइम क्या है? टाइम स्मृति है, और वही स्मृति जो भविष्य को निर्मित कर रही है। तो ये जो पूरा टाइम है, ये तो स्मृति ही हुई ना। जिसे हम टाइम समझते हैं वो है क्या? वो स्मृति है पुरानी, जिसे हम कहते हैं पुराने समय में जो हम अनुभव लेते हैं वो स्मृति बन गई, और उसी स्मृति के आधार पर हम फ्यूचर प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमें ये लगता है क्योंकि पुराना टाइम है, क्योंकि हम तरह तरह की फीलिंग से गुजरे हैं, भावनाओं से गुजरे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं वो एक समय है। तो हमने तो कह ही दिया थॉट इज टाइम, और फ्यूचर भी प्रोजेक्ट करते हैं उसी स्मृति के आधार पर। तो वही स्मृति पास्ट है, वही स्मृति फ्यूचर है। जो है वो अभी है, पूरा समय अभी है। द होल टाइम इज नाउ। ये भी फैक्ट है, ये भी तथ्य है, क्योंकि जिसे भी आप टाइम कह रहे हैं वो स्मृति है। भले ही वो फ्यूचर प्रोजेक्ट करने में, फ्यूचर के बारे में सोचने में इस्तेमाल हो रही हो, या पास्ट के बारे में सोचने में इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन वो स्मृति है। तो आज के जनरेशन में क्योंकि इनसिक्योरिटी, असुरक्षा बहुत बढ़ गई है, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं। ज्योतिष कॉमर्शलाइज हो गया है। लेकिन ये बात अगर क्लियर हो गई कि पूरा टाइम स्मृति है, तो फ्यूचर में क्या होगा? वही होगा जो हम अभी हैं। फ्यूचर मेरा प्रेजेंट ही होने वाला है। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैं कुछ स्मृति में कुछ और जोड़ लूं, कुछ और तरह की भावना जोड़ लूं, तो वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो सकता है। लेकिन रहेगा तो वो प्रेजेंट ही। मैं जिस भी तरह की भावनाओं का अनुभव कर चुका हूं, या अनुभव नहीं भी किया तो मेरी जानकारी में है, क्योंकि मैं जानता हूं दूसरे इस भावनाएं से गुजरते हैं, क्या उससे कुछ अलग हो सकता है दुनिया में? और दोस्तों ये प्रश्न बहुत जरूरी है, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। इस पर हम विचार करके देखें कि अगर कोई रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मनोवैज्ञानिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल स्तर पर नहीं होती है, रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन, हम जिस प्रकार से रह रहे हैं, हम किस प्रकार से रह रहे हैं, टाइम में रह रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। कहने में यह बात स्पष्ट नहीं होती कि सब कुछ वर्तमान ही है, न पास्ट है न फ्यूचर है। साइंटिफिकली भी यह कहा जाता है, लेकिन इस बात के फैक्ट को देखना बस वही अंतर लाता है। और इस बात का फैक्ट तभी दिख सकता है जब हम फीलिंग्स को देखें, थॉट को देखें, टाइम को देखें, इस मूवमेंट को देखें, तभी यह चीज फैक्ट प्रतीत होगी। और इसका जो दूसरा इंप्लीकेशन, जो उसमें भी उतनी ही गहराई है कि ये सारी बातें जो कह रहा है या जो एनालाइज कर रहा है, मैं शायद इन बातों को एनालाइज कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ये सब समय है, ये सब थॉट है, ऑल टाइम इज नाउ, सारा समय अभी है।
तो फ्यूचर जैसा ना कुछ है, ना पास्ट जैसा कुछ है, सब कुछ अभी है, सब कुछ स्मृति है। तो ये कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूं, या मैं कहूं उस तरह से मैं एनालाइज कर रहा हूं, या मैं विश्लेषण कर रहा हूं, या आप भी एनालाइज कर रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं। तो फिर ये मैं क्या हुआ? जो एनालाइजर है वो क्या हुआ? मैं क्या कोई नई चीज एनालाइज कर सकता हूं? मैं वही एनालाइज कर सकता हूं, या मैं वही चीज का विश्लेषण कर सकता हूं जिसकी स्मृति मेरे ब्रेन सेल्स में है। तो मैं भी स्मृति है, जो एनालाइजर है वो भी स्मृति है, जो ये देख रहा है वो भी स्मृति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तात्पर्य क्या हुआ? एनालाइजर इज द एनालाइज्ड, या मैं इसे जो देख रहा हूं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इस पूरे मूवमेंट को, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेटमेंट है, जिसका तथ्य देख लेना, परसीव कर लेना ही उस क्रांतिकारी परिवर्तन, उस क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का आधार है। कि जो देखता है, जो दृष्टा है, वही दृश्य होता है। और कई बार लोग इस स्टेटमेंट को, मैंने कई वीडियोस में देखा है कि बड़े ही अजीब ढंग से इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं पेड़ देखता हूं तो मैं पेड़ हूं, क्योंकि मेरी मेमोरी और पेड़ की मेमोरी एक ही है। कहने का मतलब कि शायद हम मूलभूत स्तर पर एक ही तरह के पदार्थ से बने हैं, तो इसीलिए हम एक ही हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे सावधान करने की जरूरत है। बहुत लोगों ने जय कृष्णमूर्ति को या तो समझा ही नहीं है, या तो गलत ढंग से समझा है। जय कृष्णमूर्ति कभी भी बाहरी चीज की बात नहीं कर रहे हैं अपने 60 साल के डायलॉग में या अपने 60 साल के वक्तव्यों में। वो हमेशा इनवर्ड की बात कर रहे हैं। तो जो मैं अनुभव कर रहा हूं, ये उसकी बात हो रही है। उसे आप बाहरी सृष्टि में एक्सटेंड इमीडिएटली ना करें कि मैं खुद के भावनाओं को तो खुद से अलग नहीं कर पा रहा, मैं खुद के भावनाओं को खुद से अलग समझ रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कोई है जो दुख अनुभव कर रहा है, कोई है जो सुख अनुभव कर रहा है। तो वहां पे मैं दोनों को एक नहीं देख पा रहा हूं। तो क्या यह संभव है कि मैं किसी पेड़ को, किसी जानवर को देखूं तो उसमें भी मैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड समझ लूं? यह संभव ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे इनर स्पेस में पहले हम इस चीज के फैक्ट को देखें कि दुख कौन महसूस करता है। दुख मैं ही महसूस करता हूं। ये जो मूवमेंट है, ये कौन महसूस करता है? ये मैं ही महसूस करता हूं। जिस भी तरह के भावनाओं से मैं आज तक गुजरा, वो कौन महसूस करता है? वो मैं ही महसूस करता हूं। तो मैं ही वो भावना हूं। लेकिन कहीं साइकोलॉजिकली मैं खुद को अलग समझ लेता हूं। अच्छा, ये मुझे अनुभव हो रहा है, अच्छा मेरी मृत्यु हो जाएगी, अच्छा मुझे ऐसा लगेगा, अच्छा मैं दोबारा जन्म लूंगा। चाहे आप इसे जैसे भी एक्सप्रेस करना चाहें, जो भी चीजें मेरे अंदर गुजरती हैं वो मैं ही हूं। लेकिन ये मैं उन सब से अलग कर देता हूं। ऑब्जर्वर को मैं साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व्ड से अलग कर देता हूं, जबकि तथ्य है ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। जो भी मेरी भावनाएं हैं वो भी स्मृति हैं, और जो मैं है, जो इन चीजों को देख रहा है, वो भी वही स्मृति है। क्योंकि मैं भी तो स्मृति के आधार पर ही काम कर रहा है। मैं कुछ ऐसा अनुभव या देख ही नहीं सकता जो मेरी स्मृति में नहीं है। तो वो एक ही चीज हुई। तो एनालाइजर इज द एनालाइज्ड, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसके तथ्य को देखना होगा। और किसी की बातों में आकर कृपया इसे इस ढंग से ना लेने लगे कि अब मैं बाहरी दुनिया में खुद को देखने लगूं, मैं सामने वाले में खुद को देखने लगूं। ये सब बेकार की बातें हो जाती हैं जब तक ये इनवर्ड रेवोल्यूशन ना आए। क्रांति अपने अंदर आनी है। जब तक मनोवैज्ञानिक क्रांति नहीं आएगी, बाहरी क्रांति की सिर्फ कल्पना हो सकती है, या अगर बाहरी क्रांति दिखे भी तो वो थॉट बेस्ड क्रांति होगी। इसीलिए आज तक दुनिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमने बात की है इस पे कि भले मटेरियली या हमें ज्यादा चीजें ज्यादा उपलब्ध हैं, लेकिन मूलभूत लेवल पर जो मानव की समस्या है, तरह तरह की भावनाएं से गुजरने से, द्वेष की, कंपटीशन की, हिंसा की, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया है। क्योंकि जो भी सोल्यूशन आज तक आया क्रांतियों के रूप में, क्रांति के रूप में कम्युनिज्म आया, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, देश पहले गुलाम थे, आजाद हो गए कई देश क्रांति से, लेकिन मूलभूत लेवल पे
मूलभूत स्तर पे मानव की समस्याएं हल नहीं हुई, वो बस ज़्यादा सशक्त हो गया है क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर सकता है। हम बस मटेरियली प्रोग्रेस किए हैं, इनवर्डली प्रोग्रेस तो छोड़िए, हम मुझे लगता है कि हम काफ़ी पीछे चले गए हैं। आज मेरे अंदर दुख झेलने की वो क्षमता नहीं जो शायद 200 साल पहले के मानव में थी, क्योंकि वो उसी संघर्ष में रहता था। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि जो वास्तविक क्रांति है वो साइकोलॉजिकल क्रांति है। जब तक साइकोलॉजिकली मानव नहीं बदलेगा, मानव का प्रेजेंट ही उसका फ्यूचर होने वाला है। तो दोस्तों, इन दो क्रांतिकारी वक्तव्यों के साथ कि ऑल टाइम इज नाउ, सारा समय वर्तमान ही है, और दूसरा ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है, इन दो क्रांतिकारी वक्तव्यों के साथ मैं ये वीडियो का अंत करता हूं और इसी आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद है कि आप भी इसके तथ्य को देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, इसके तथ्य को देखेंगे। धन्यवाद।